हेलो बच्चों, इग्नाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वर्षा आज फिर से आपके सामने लेकर के आई हूँ क्लास 10th के फिजिक्स के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगातार इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं और आप कॉपी पेन ले करके बैठिए ताकि आप इनके उत्तरों को भी लिख सके, समझ सके और फिर जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। तो नेत्र की समंजन क्षमता नेत्र की वह क्षमता होती है जिसमें जो हमारा अभिनेत्र लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को बार बार एडजस्ट करता है ताकि हम दूर की वस्तुओं को भी साफ साफ देख सके और नज़दीक की वस्तुओं को भी देख सके। मतलब आँख का वह क्षमता जिसे हम किसी भी वस्तु को आराम से और स्पष्ट रूप से देख सके वह उसका समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं और कॉपी में कैसे लिखेंगे आप ये देखिए। क्या कह रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। क्या अभिनेत्र लेंस का क्या क्षमता है कि वह अपना फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, मतलब अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है जिससे हम क्या करें, जिससे हम स्पष्ट रूप से निकट तथा दूर की वस्तुओं को देख सके। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, मतलब आंख के नेत्र का वह कैपेसिटी या वह क्षमता जिससे वह अपना फोकस दूरी को बार बार समायोजित कर लेता है, या एडजस्ट करता है ताकि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना पर ही बने और हम वस्तुओं को देख सके। तो यह जो क्षमता है यही नेत्र का समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप लोग इसको, इस आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उनके विभिन्न भागों को दर्शाएं। क्या कह रहा है कि मानव नेत्र का चित्र बनाकर इनके विभिन्न भागों को दर्शाएं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा से आपको या ज़्यादातर ये आपको मानव नेत्र का चित्र बना करके इनके विभिन्न भागों को दर्शाने को कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। आप भी इसको अपने कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, मानव नेत्र लगभग एक गोलाकार रचना का निर्माण करता है कि नहीं। ये लगभग गोलाकार होता है। चलिए इसको हम हाथ से ही ड्रॉ करते हैं सर्कल को। चलिए मानव नेत्र का चित्र बनाते हैं हाथ से ही। ठीक है, आपका क्या होता है कि मानव नेत्र एक गोलाकार आकृति की होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यह हल्का सा गोल उभार बनाता है, गोल आकृति होती है। ठीक है, जिसमें विभिन्न भाग भी होते हैं। तो ये जो बाहर का भाग होता है, ठीक है, ये जो बाहर का भाग होता है यही आपका क्या होता है, लगभग इसे ही हम नेत्र गोलक कहते हैं। ये जो बाहर का भाग होता है, ठीक है, आप सुंदर से किसी गोल वस्तु का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं।
ठीक है, ये दृक् तंत्रिका है। अब इसी के सामने आपका क्या होता है, नेत्र गोलक भी होता है। कुछ ऐसा हल्का सा उभार होता है, ठीक है। अब आपका ये जो है, इसी में आपका इसके सामने में ये होती है आपकी आइरिस या परितारिका कहते हैं, ठीक है। इसी में आपका इसके पीछे होता है अभिनेत्र लेंस, जो कि पश्चमाभि पेशियों से जुड़ा होता है, ठीक है। कुछ ऐसे ये जुड़ा होता है। अब आपका ये जो अभिनेत्र लेंस है, इसके पीछे ही आपका रेटिना होता है ना। इस एरिया में आपका लगभग रेटिना होता है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब यहीं से आपका दृक् तंत्रिका भी होता है, जहां से आपका बाद में जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका सिग्नल या उसके बारे में मस्तिष्क को ये बतलाता है, ठीक है। लगभग आपका इसी तरीके से मानव नेत्र होता है। बाहर में आपका हल्का इधर में आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका कहीं ना कहीं टिश्यू है। अब ये आपका मानव नेत्र है। मानव नेत्र कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर आपका इसका विभिन्न भाग को आप देखते हैं। तो अब मानव नेत्र में जो सबसे बाहर का भाग है, या जो एक तरह से इसे एक संरचना प्रदान कर रहा है, ये गोलाकार आकृति बना रहा है, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं नेत्र गोलक, ठीक है। क्या कहते हैं, नेत्र गोलक, जो कि बाहर का भाग होता है किसी भी मानव नेत्र का। सबसे बाहर में जो आपका ये परत है, जहां से सबसे पहले प्रकाश गुजरती है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये है आपका कॉर्निया। फिर है आपका कॉर्निया से जब प्रकाश प्रवेश करता है तो ये कुछ आगे बढ़ता है, और यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका एक कॉर्निया के बाद जहाँ प्रकाश प्रवेश करता है अभिनेत्र लेंस में पहुंचने से पहले, यहाँ जो होता है इसे हम कहते हैं पुतली, ठीक है। ये हो गया पुतली। पुतली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी आंखों में जो सबसे बीच में काला काला सर गोल सा दिखाई देता है, वही हमारी पुतली होती है, ठीक है। ये हो गया पुतली। अब पुतली के किनारे जो हमारा ये संरचना है, ये होता है परितारिका, ठीक है। परितारिका मतलब आइरिस। हमारी आंखों का अलग अलग रंग होता है, किन्हीं का नीला होता है, किन्हीं का हरा होता है, किन्हीं का भूरा भी दिखाई देता है। तो ये परितारिका के कारण ही हमारा आंखों का रंग अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। यह एक तरीके से पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ठीक है। परितारिका को ही हम आइरिस भी कहते हैं, ठीक है। ये है आइरिस। अब आपका जब प्रकाश प्रवेश किया पुतली से, तो पुतली से प्रवेश करने के बाद यहाँ पर ये जो एक संरचना दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं अभिनेत्र लेंस, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका अभिनेत्र लेंस। प्रकाश यहीं से प्रवेश करती है और फोकसित होने के बाद क्या करती है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। ये है आपका अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है आपका अभिनेत्र लेंस, जहां से हो करके वस्तु क्या करती है, अपना प्रतिबिंब वस्तु को फोकसित करती है और फिर प्रतिबिंब का निर्माण करती है, ठीक है। फिर है आपका, अब यहाँ पर इतना सारा संरचना है, तो बीच में कुछ तरल पदार्थ भी होता है, जिससे कि आंखों को नमी भी मिलता है और पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका
तरल पदार्थ होता है इसे हम कहते हैं नेत्रोद। ठीक है, क्या कहते हैं? नेत्रोद। एक्वस ह्यूमर। ठीक है, नेत्रोद। अब आपका यहाँ पे जो लिक्विड था, अब इसके पीछे भी इस एरिया में भी बहुत सारा आपका क्या है, लिक्विड या जलीय पदार्थ भरा हुआ रहता है, इसे हम कहते हैं कच्चाप द्रव। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? कच्चाप द्रव, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, कच्चाप द्रव। यहाँ पर जो जलीय पदार्थ होता है, अब ये जो एरिया है यहाँ पर जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जब हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देखती है तो उसका प्रतिबिंब बनाती है, जिसके कारण बाद में जो भी वस्तु को हम देखे हैं दृक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचता है और हमें सिग्नल मिलता है कि हम इस वस्तु को देख रहे हैं। तो जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इसे कहते हैं हम रेटिना। जो आपका ये वाला एरिया इतना से आपका, ठीक है, ये जो एरिया है लगभग, इसे ही हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, रेटिना, या इसी का नाम है आपका दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। ठीक है, अब आपका जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो जो इसमें नर्वस कुछ नर्व्स लगे होते हैं या कोशिका होती है, ये क्या करती है? सिग्नल को भेजती है, तो इसे हम कहते हैं दृक तंत्रिका, जो कि मस्तिष्क को भेजती है। ठीक है, दृक तंत्रिका। लगभग इतना ही आपका जो मानव नेत्र है, इन सारे भागों का ही ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं, या फिर अगर आप मानव नेत्र जब आपको बनाने के लिए कहा जाए तो आप इन भागों को भी दिखला सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आप ये ड्रॉ कर लिए होंगे, कुछ तो छूट नहीं गया होगा। ठीक है, तो फिर आपका ये क्या है? कॉर्निया हो गया, नेत्र गोलक, अभिनेत्र लेंस, परितारिका, पुतली। अच्छा हाँ, ये रह गया। अब ये जो नेत्र लेंस को ये पकड़ करके ये एक तरह से एडजस्ट करता है। ठीक है, ये जो आपका है इसे हम बोलते हैं, जो हमारी आंखों के कॉर्नर में लाल लाल दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं पश्चमाभि पेशियां। ठीक है, ये आपका पश्चमाभि पेशियां। ठीक है, पश्चमाभि पेशियां। ये हो गया आपका कच्चाप द्रव, दृक तंत्रिका, रेटिना, नेत्र गोलक। ठीक है, ये सारे आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मानव नेत्र है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप इसी तरीके से एग्जाम में इसके अलग अलग भागों को दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपका पुतली क्या करती है? पुतली प्रकाश, एक तरह से प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कॉर्निया क्या करता है? ये सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से होकर के ही गुजरता है। परितारिका आंखों को रंग प्रदान करती है, साथ ही साथ यह अभिनेत्र लेंस को समायोजित करने में सिकुड़ करके या शिथिल होकर के या फैल करके अभिनेत्र लेंस को समायोजित करती है। ठीक है, फिर है कच्चाप द्रव, आपका आंखों को पोषक तत्व और नमी प्रदान करता है। नेत्रोद में भी आपका ये कहीं ना कहीं आंखों को नमी प्रदान करता है। पश्चमाभि पेशियां अभिनेत्र लेंस को पकड़ने या अभिनेत्र लेंस के समंजन में सहायता करती है। ठीक है, आपका रेटिना क्या है? या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और नेत्र गोलक आंखों को संरचना प्रदान करता है। ठीक है, दृक तंत्रिका किसी भी वस्तु का सिग्नल को मस्तिष्क में भेजती है। ये सारे कार्य हैं इनके अलग अलग भागों का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है? ठीक है, मतलब दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु को साफ साफ ना देख सके, चाहे वो नजदीक की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, तब हम कह सकते हैं कि हमें दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, तो यही क्या कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता, आंसर क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता खो जाने के कारण। समंजन क्षमता हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि क्या होता है, ये अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता होती है जिसमें यह वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है, साफ साफ, चाहे वह नजदीक हो या दूर हो। अगर वही समंजन क्षमता खो जाए, मतलब आंखें का जो अभिनेत्र लेंस है वो वस्तु का प्रतिबिंब
रेटिना पर साफ साफ ना बना पाए तो इसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, या फिर समंजन क्षमता खो जाना कहते हैं। तो क्या लिखा है, नेत्र की समंजन क्षमता खो जाने के कारण नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। क्या करता है कि ऐसी स्थिति जिसमें हमारा जो आंखों का अभिनेत्र लेंस है वह अपना समंजन क्षमता खो देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, ठीक है। तो यही इस कारण से क्या होता है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो हम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो यह कंडीशन ही हमारा दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, नेत्र की समंजन क्षमता खो जाने के कारण नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या करता है, खो देता है, ठीक है, खो देता है, जिससे व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है, यही कमी दृष्टि दोष कहलाएगा। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः, ठीक है, कौन कौन सा है, पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, फिर है दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें हम निकट की वस्तुओं को आराम से या आसानी से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। वहीं दूर दृष्टि दोष क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष जस्ट निकट दृष्टि दोष का उल्टा होता है। तो दूर दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तुओं को तो देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो वह कंडीशन या वैसी स्थिति दूर दृष्टि दोष कहलाती है, ठीक है। अब है तीसरा जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता क्या होता है, यह निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें मतलब हम नजदीक का वस्तु भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं और दूर दृष्टि दोष भी हम लोगों का इसमें हो जाता है, तो दूर की वस्तु भी हम लोग नहीं अच्छे से देख पाते हैं। तो ऐसा कंडीशन जिसमें ना नजदीक का वस्तु आसानी से दिखे ना दूर का, तो उसे हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसी को निकट दृष्टि दोष को शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस। दूर दृष्टि दोष को फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं और आपका जरा दूरदर्शिता को हम प्रेस बायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण क्या है, तो वर्ण का मतलब हम जानते हैं, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है, ठीक है ना। वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण, विक्षेप मतलब बिखरना या टूटना, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो वैसा स्थिति जिसमें रंग क्या हो, टूट जाए या बिखर जाए, कुछ ऐसा ही कंडीशन होगा। तो देखिए क्या, देखते हैं क्या है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजन, ठीक है। ये अवयवी रंग क्या है, उसे श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो वो 7 रंगों का विभाजन करती है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश आपका किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। जब श्वेत प्रकाश आपका किसी प्रिज्म से होकर के गुजरी, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका श्वेत प्रकाश, ठीक है। श्वेत प्रकाश क्या हो रहा है, अपने वर्ण प्रिज्म से गुजरने के बाद ये हल्का सा अपवर्तित होगी, ठीक है, हल्का सा झुक जाएगी और झुकने के बाद ये कहीं ना कहीं अवयवी रंगों में टूट जाएगी। अवयवी रंग में टूटने के कारण ये क्या करेगी, लगभग 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, ठीक है। ये लगभग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या क्या रंग बनाते हैं, और 7 रंग में क्या होता है, सबसे पहले बैंगनी होता है, फिर जामुनी होता है, फिर नीला होता है, फिर हरा होता है, ठीक है, फिर नारंगी होता है,
ठीक है। यहाँ पर आपका पीला भी होता है और फिर एक होता है आपका लाल, होता है ना। ये आपका कुछ ऐसा आपका पैटर्न दिखाई देता है। तो यही जो घटना है, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों, मतलब इसके अंदर ये जो श्वेत प्रकाश था, इसके अंदर ये जो रंग है सारा छुपा हुआ था, ठीक है, इसी का पार्ट था। तो ये जब अपने सारे रंगों में विभक्त हो जाता है या बिखर जाता है तो ये जो पूरा घटना है यही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये जो घटना है यही कहलाएगा आपका वर्ण विक्षेपण। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, ये क्या है? ये है आपका प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से होकर के गुजरेगी तो अपने अवयवी रंगों में, मतलब ये अवयवी रंग कौन कौन सा है? बैंगनी है, जामुनी है, इसको आप बैंजानी हपी नाला से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे नीचे बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, ठीक है, विबग्योर या VIBGYOR। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बैंगनी, ये है जामुनी, ये है आपका नीला, फिर है हरा, पीला, नारंगी, और फिर ये सबसे ऊपर हो जाता है लाल। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो ये जो 7 रंगों का पैटर्न दिखलाई दे रहा है, ठीक है, ये 7 रंगों में टूट जा रहा है, तो यही आपका क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। और ये वर्ण विक्षेपण के कारण हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे विबग्योर से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्या है? श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब जब श्वेत प्रकाश अपने रंग में टूट जाता है, इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो 7 रंगों में, याद रखना होगा आपको, ये पूछ सकता है आपको ये कौन कौन सा रंग आपका मिलता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं विबग्योर से। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो 7 रंगों का यह विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये आपका वर्ण विक्षेपण है। ठीक है, आई होप आप ये आंसर लिखने के बाद इसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम क्या है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो अभी इसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि आपका वर्ण विक्षेपण क्या था, तो श्वेत प्रकाश का या व्हाइट लाइट का जब वो अपने अवयवी रंगों में कंपोनेंट्स कलर में ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है तो 7 रंग बनाता है। तो 7 रंग का कुछ पट्टी बनाया था ना, वही पट्टी हमारा अब क्या कहलाएगा? उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो जो पूरा बैंड होता है रंगों का, 7 रंगों का जो बैंड होता है उसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? जब वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, वर्ण विक्षेपण हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, ये है आपका वर्ण विक्षेपण की घटना। ठीक है, तो जब वर्ण विक्षेपण होता है या जब वर्ण विक्षेपण की घटना होती है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, कितना? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे एक रंगीन प्रकाश की पट्टी प्राप्त होती है। ये पट्टी हम लोग देखें, ये क्या है? पूरा ये आपका ये पूरा पट्टी दिखाई दे रहा है ना, ये 7 रंगों का पट्टी ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही आपका जो 7 रंगों की पट्टी है। ठीक है, रंगीन प्रकाश की इस पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। तो यही जो आपका ये क्या है? ये जो पूरा पट्टी दिखाई दे रहा है, ये पूरा पट्टी एक जैसे कि बैंगनी का, फिर जामुनी का, नीला का, हरा का, पीला का, नारंगी का और लाल का एक तरह का पूरा बैंड या पट्टी या फीते की तरह दिखाई दे रहा है, इसे ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये जो आपका पूरा बैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही आपका कहलाता है स्पेक्ट्रम। तो क्या हो गया? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हो गया आपका जब श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण की घटना को पूरा करता है तो रंगीन पट्टियों का एक पैटर्न बना रहा है ना, तो ये जो पूरा पैटर्न है या पट्टी है यही हम लोगों का स्पेक्ट्रम कहला रहा है। यही लिखा हुआ है आपका इसमें कि ये जो आपका रंगीन प्रकाश की पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसी स्पेक्ट्रम को हम वर्णपट या फिर रंगों का पट कहते हैं। वर्ण मतलब रंग होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। अब इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा था कि 3 तरीके का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। उसमें मैंने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है और जरा दूरदर्शिता क्या होता है। तो अभी हमें इसमें पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, कॉपी में आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 20 से डिवाइड करके आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले लिखते हैं हम लोग कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, आपका ये पहला हो गया निकट दृष्टि दोष। और एक इधर हो गया दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ठीक है। अब ये आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, पहला क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बतलाया कि क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को तो देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो पहला अंतर यही हो जाएगा। ठीक है, क्या है निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि हमें इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमें दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। आपका ये पहला अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला अंतर। ठीक है, अब आपका जब नजदीक दूर का नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, हमको दूसरा अंतर हो सकता है। आप दूसरा अंतर लिख सकते हैं कि हमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, निकट की वस्तु दिखाई देती है। आप पॉइंट अच्छे से लिखे कि इस दोष में। ठीक है, वहीं इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। ये हो गया आपका दूसरा अंतर। आप इन दोनों को एक साथ जोड़ करके भी लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, और आप इससे भी जोड़ सकते हैं कि हाँ, इसमें हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब तीसरा हम अंतर देखते हैं कि ये किस लिए होता है। तो निकट दृष्टि दोष में हम क्या होता है कि जो हमारा फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है जिसे बीच रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और वहीं दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है, इसमें
तीसरा आप लिख सकते हैं इसी का उल्टा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा अंतर। अब इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले बनता है। ठीक है, और इसमें रेटिना के पीछे या बाद में बनता है, तो ये भी हम अंतर लिख सकते हैं। तो चौथा अंतर हो जाएगा आपका कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले या रेटिना के आगे। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहते हैं, रेटिना के आगे या पहले, आगे बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे या बाद में बनता है। पीछे बनता है। ठीक है, अब इतना दोष हो गया तो सुधार भी कुछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसमें उत्तल लेंस का, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवा हो सकता है अंतर आपका ठीक है, हाँ, ये हो गया आपका 3। पांचवा क्या लिख सकते हैं हम कि इसके सुधार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपका एक अंतर हो जाएगा। वहीं इसमें क्या होगा, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, इसके सुधार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका कितना अंतर हो गया, ये आपका लगभग 5 अंतर हो गया। इतना भी आप लिखिएगा तो काफी है, ऐसे तो इसमें और भी अंतर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका अभिनेत्र, ये भी लिख सकते हैं कि इसमें सिक्स लिख सकते हैं, नेत्र गोलक इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है इसमें। ठीक है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ये भी आपका एक अंतर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा कि नेत्र गोलक बढ़ जाता है, ये भी लिख सकते हैं, ये आपका अंतर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका लगभग ये अंतर आपका इंपॉर्टेंट है, जैसा मार्क्स दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप 3 अंतर 4 अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या बोला, निकट दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई देती है, ये हो गया। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, फिर है इसमें फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस का कम हो जाता है, वहीं इसमें अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है। ठीक है,
इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, मतलब आपका रेटिना है उससे पहले बन जाएगा और इसमें उसका बाद बन जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इसका सुधार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में आपका नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, नेत्र गोलक। बढ़ जाना थोड़ा सा इसमें सही नहीं लग रहा है, आप इसमें लिख सकते हैं कि नेत्र गोलक जो होता है लंबा हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। आपका निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि नेत्र गोलक आपका लंबा हो जाता है, और इसमें यही कर लेते हैं हम, ठीक है, यही लिख लेते हैं। तब आपका जो नेत्र गोलक होता है छोटा की जगह में आप कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो अभिनेत्र लेंस सिकुड़ जाता है, ठीक है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और नेत्र गोलक इसमें बढ़ जाता है। इसमें मतलब लंबा हो जाता है, इसमें आपका बढ़ जाएगा, यही आपका अंतर। चलिए ये भी आपका हो गया होगा। तब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसको आप कर लीजिए छोटा। इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा और नेत्र गोलक इसमें छोटा हो जाएगा, मतलब ये जो नेत्र गोलक है कुछ ऐसा हो जाता है, इसमें नेत्र गोलक कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। संरचना कुछ ऐसा हो जाता है, इसमें जो नेत्र गोलक होता है ये लंबा हो जा रहा है, ठीक है। लंबा मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु उसके कुछ भाग को, किसका भाग को, प्रकाश का कुछ भाग को अवशोषित मतलब खुद में समा लेता है, ठीक है, खुद में ग्रहण कर लेता है और शेष भाग को अपने चारों ओर फैला देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। मतलब मान लीजिए कि कहीं से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश आ रहा है और किसी वस्तु पर पड़ा, किसी वस्तु पर पड़ा, तो हमें जो वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वो क्या करता है, उस वस्तु को अवशोषित ना करके बाकी सारे रंगों को खुद में अवशोषित कर लेता है। और बाकी जो उसके बाद जो जिस रंग का हमें कोई वस्तु दिखाई देता है उसको वो बाहर की ओर फैला देता है, अपने चारों ओर क्या करेगा, फैला देता है, जिससे ये आपका जो वस्तु है हमें उस रंग का दिखाई देता है, ठीक है। ये जो प्रकाश है इसको इधर ये फैला देता है, फैला प्रकाश, ठीक है, फैला हुआ प्रकाश है ये। और ये जो आपका प्रकाश किरण इस पे आ रही थी, ठीक है। तो प्रकाश किरण जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो जो वस्तु है उसमें से प्रकाश का कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और बाकी भागों को अपने चारों ओर फैला देता है। तो प्रकाश का यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आप सिंपल से शब्दों में समझ सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, कि एक तरह से प्रकाश का फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। आप इसको प्रकाश का फैलना से भी समझ सकते हैं, प्रकाश का फैलना, ठीक है। ये घटना आपका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र का स्पष्ट रूप से दर्शन की अधिकतम दूरी तथा दूरतम दूरी क्या है। मतलब जो स्पष्ट रूप से हम किसी वस्तु को देख सके तो कितने नजदीक की वस्तु को हम आराम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या फिर दूर कितने दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो उसी के लिए हमारा एक तो आपका अधिकतम दूरी तथा ये अधिकतम, इसको आप अधिकतम और अल्पतम दूरी कर लीजिए, ठीक है। अधिकतम को काट लीजिए क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होगा, अधिक भी दूर भी पूछ रहा है और दूरतम दूरी भी वही हो रहा है। तो इसको अधिकतम को आप कर लीजिए न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी। तो क्या है, कितने दूर की वस्तु को या कितने पास के वस्तु को हम आराम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे आंखों को स्पष्ट रूप से देखने का न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर,
जो कि हम आराम से बोला भी जाता है कि अपने किताबों को, अपनी पुस्तकों को आंखों के सामने लगभग 25 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए, जिसे हम स्पष्ट रूप से देख सकें। तो ये हमारा हो जाएगा अल्पतम दूरी, ठीक है, या फिर न्यूनतम दूरी। वहीं जो हमारी आंखें आसमान में उड़ते हुए पंछियों को या फिर तारों को या फिर सूरज को देख रही है या चांद को देख रही है, तो वो काफ़ी दूर है, हमसे काफ़ी दूर है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनंत दूरी कह सकते हैं। तो हम दूर की वस्तुओं को भी देख रहे हैं जो कि काफ़ी दूर है और अनंत पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर कि नेत्र का स्पर्श रूप से दर्शन की न्यूनतम दूरी तथा दूरतम दूरी क्या है? तो जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, न्यूनतम दूरी क्या है? स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी आप लिख सकते हैं नेत्र के स्पर्श रूप से देखने की क्या न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम, या इसी को आप लिख सकते हैं अल्पतम, ठीक है, कम, अल्पतम दूरी क्या है हमारा? हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। इतने दूर की वस्तु को भी हम आराम से देख सकते हैं जो कि नजदीक में रखा। वहीं आपका दूरतम दूरी क्या हो जाएगा? दूरतम दूरी या अधिकतम दूरी, ठीक है, अधिकतम दूरी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अनंत। आई होप आप समझ गए होंगे। अनंत, ठीक है, ये हो गया अनंत। तो हम 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत की दूरी तक का वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आपका क्या कह रहा है कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होता है कि जब हम तारों को देखते हैं तो वो कभी हमें लगता है कि बहुत जोर से चमक रहे हैं, कभी धीरे चमक रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये वायुमंडल के अपवर्तन के कारण था। अपवर्तन एक घटना है जिसमें क्या होता है, प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर के गुजरती है। तो जब आपका तारा या तारे का जो प्रकाश है हमसे काफी दूर है, पृथ्वी से काफी दूर है, तो पृथ्वी के बाहर जो परत है, विभिन्न परत है, ठीक है, उससे होकर के गुजरती है, तो वो कभी कम फोकसित होती है, कभी ज्यादा, या फिर कभी कम अपवर्तन की घटना को पूरा करती है। मतलब बार बार उसका रास्ता बदलते रहता है, विचलित होता रहता है, जिससे वो क्या होता है, हमें जहां पर उसका वास्तविक स्थिति है वह दिखाई नहीं दे करके हमें आभासी स्थिति प्रतीत होती है। और फिर बार बार अपवर्तन की घटना भी होता है, जिससे उसका प्रकाश कभी बहुत तेज चमकते हुए दिखाई देता है, कभी कम, ठीक है। तो घटते बढ़ते रहता है उसका प्रकाश का स्थिति। इस कारण से हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आप आंसर क्या लिखिएगा? तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। मतलब तारों का जो प्रकाश है, तारों का जो लाइट है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ठीक है। क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, ये हमसे काफी दूर है, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करते हुए गुजरना पड़ता है। क्या होता है कि ये जो आपका अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है ये, और इसके बाहर में बहुत सारे क्या है, परत है। इसी परतों में क्या है, ये जो परत है, विभिन्न परतें हैं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी होंगे, धूल कण के, चाहे जलवाष्प के, चाहे कुछ गैसें भी होंगी। ऐसे ही करते बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, और कहीं तारा भी होगा, ठीक है, जो तारे होते हैं। तो क्या कह रहा है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करते हुए गुजरना पड़ता है। किसको? तारों के प्रकाश को। किसी विशेष तारे से आने वाली प्रकाश किरण इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। अब बार बार अपवर्तन की घटना हो रही है। मान लीजिए यहाँ से आपका तारों का प्रकाश आया, ठीक है, किसी पार्टिकल से टकराया, यहाँ पर कोई पार्टिकल, इससे टकराने के बाद फिर इधर कुछ से टकरा गया, फिर यहाँ से कुछ ऐसा बढ़ा, फिर टकराते हुए कुछ फिर इधर बढ़ गया, ठीक है, फिर कहीं पर ऐसे करते करते ये जब पृथ्वी पर पहुंचेगा, तो अगर हम पृथ्वी पर यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें क्या लगेगा कि ये वास्तविक स्थिति ना दिखाई दे करके कहीं ना कहीं इसका आभासी स्थिति दिखाई देगा, जो कि ये कहीं ना कहीं विचलित होते हुए हमारे आंखों में पहुंचेगा, ठीक है। तो हमें आभासी स्थिति प्रतीत होगा कि हाँ ये कहीं ऊपर में है। तो इस वजह से बार बार जब प्रकाश का अपवर्तन का घटना होता है तो कभी कम आपका विचलित होता है प्रकाश किरण, कभी ज्यादा। इस कारण से क्या होता है,
तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वही क्या लिख रहा है, इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। परतों के बदलते रहने से, परत बदल रहा है, ठीक है, कहीं आपका परत बदल जा रहा है, कहीं सघन माध्यम भी है, कहीं विरल माध्यम भी है, तो हो सकता है कभी बहुत स्पीड से उसका जो चाल है बहुत तेजी से आपका प्रकाश आ रहा होगा, या कभी धीरे धीरे भी आ रहा हो। तो इसी वजह से परतों के बदलते रहने से तारों की प्रतिबिंब की स्थिति भी बदली हुई प्रतीत होती। मतलब हमको कभी लगेगा कि हाँ तारा यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, मतलब बार बार विचलित होता रहेगा, अपना स्थिति को बदलता रहेगा। इस वजह से हमें लगता है कि क्या हो रहा है, कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो क्या लिखिएगा, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ये जो लाइन है इसको आप याद रखिएगा, ये क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करते हुए गुजरना पड़ता है। किसी विशेष तारे से आने वाली प्रकाश किरण इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। परतों के बदलते रहने से क्या, परतों के बदलते रहने से तारों के प्रतिबिंब की स्थिति बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, बार बार लगता है कि हाँ कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। ठीक है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये दो बार हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। मतलब कोई जो अंतरिक्ष यात्री है, एस्ट्रोनॉट है, उसको आपका आकाश नीला नहीं दिखाई दे करके क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो अब आप देखें कि जब प्रकाश आपका प्रकीर्णन की घटना को आप देखें कि क्या होता था कि कोई भी वस्तु पर जब प्रकाश किरण पड़ता है तो वो उसे अवशोषित करता है और बाकी रंगों को वो क्या करता है, बिखेर देता है या बाहर फैला देता है, जितना भी होता है अपने चारों ओर फैला देता है। यह घटना प्रकीर्णन कहला रहा था। तो ये कैसे हो रहा था, कहीं ना कहीं जो वस्तु है वो एक तरह से उस प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री है वो अंतरिक्ष में, यहाँ पर कोई भी वायुमंडल होता ही नहीं है, तो आपका प्रकाश किसी वस्तु से या किसी भी कणों से टकराएगा ही नहीं, और टकराएगा नहीं तो रंग फैलेगा ही नहीं, तो कैसे दिखाई देगा। तो वही कुछ इसी तरीके का घटना होता है जिससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की जगह काला दिखाई देता है। ठीक है, क्या है, अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं होते। क्या नहीं होता, ना वायुमंडल होता है और ना ही अन्य सूक्ष्म कण होते हैं, तथा सूर्य से आती प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है, फैल ही नहीं रहा। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब फैलना, आप याद कर सकते हैं, प्रकीर्णन नहीं होता है। इससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण हमें क्या होता है, आकाश का रंग नीले के बजाय काला दिखाई देता है। किसे, अंतरिक्ष यात्री को। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष क्या है, यह किस प्रकार बनता है। तो क्या बोल रहा है, इंद्रधनुष प्रकाश के प्रक्षेपण क्रिया का परिणाम है। प्रक्षेपण मतलब आपका होता है फैलने का परिणाम है, एक तरह से जो वर्ण विक्षेपण था ना वही। यह वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की सूक्ष्म बूंद द्वारा, जो अब आप देखे होंगे ज्यादातर इंद्रधनुष जब बारिश होता है, बारिश के बाद जब धूप निकलता है तो उस वक्त हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, और इसके लिए भी क्या होना चाहिए कि सूर्य के विपरीत दिशा में, मतलब सूरज है उसके उल्टी दिशा में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो ये क्या कर रहा है कि इंद्रधनुष प्रकाश के प्रक्षेपण क्रिया का परिणाम है। यह वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की सूक्ष्म बूंद द्वारा प्रकाश के अपवर्तन क्या कर रहा है, प्रकाश को अपवर्तित भी कर रहा है, अपवर्तन का घटना हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब अंदर में ही और एक बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तथा विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण, मतलब वर्ण विक्षेपण आप पढ़े, इसके कारण ये सारा एक साथ होता है। कौन कौन सा घटना, प्रकाश का अपवर्तन का घटना, साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब परावर्तन का तो घटना हो रहा है लेकिन अंदर में ही, तथा विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का निर्माण करता है। ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए ये वर्षा का बूंद है। ठीक है, ये कोई बूंद है, कोई बूंद है। ठीक है, बूंद है। अब जब प्रकाश किरण इस पे गिरा, ठीक है, गिरा तो प्रकाश का किरण जब बूंद पर गिरता है तो बूंद किस तरीके से का कार्य करता है, एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। ठीक है, प्रिज्म से हम देखें जब वर्ण विक्षेपण की घटना हो रही थी तो श्वेत प्रकाश क्या हो रहा था, 7 रंग में विभक्त हो रहा था। ठीक है, तो वो जो प्रिज्म था उसी तरीके से ये जो बूंद होता है ये भी प्रिज्म के जैसे काम करता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण इससे
प्रकाश किरण आपका बूंद पर गिरता है, ठीक है, तो ये अंदर में क्या हो जाता है, अपवर्तन की घटना करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग माध्यम है, ठीक है। ये प्रकाश किरण है, ये हवा से क्या हुआ, बूंद में प्रवेश किया, तो इसका जो माध्यम है ये बदल गया। तो अलग माध्यम में या पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश किरण गुजरती है तो क्या करती है, अपवर्तन की घटना करती है। तो यहाँ पे प्रकाश अपवर्तित होकर अपने मार्ग से विचलित हो गया, हल्का सा ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर में अपवर्तन की घटना को किया कंप्लीट, ठीक है। अब अपवर्तन होने के बाद जैसे ही आपका फिर से यहाँ पर आपका बूंद का एक बाहरी परत है, वहां से वो टकराने के बाद क्या होता है, अंदर में फिर से वो रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ ना। अब आप देखे होंगे कि रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन का जब घटना होता है तो उसी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश जिस माध्यम में जाती है किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश आपका अपवर्तन के बाद यहाँ पर टकराया, इस बिंदु तक टकराया, टकराने के बाद वापस इसमें क्या हो गया, परावर्तन का घटना हो गया। तो ये जो घटना है ये अंदर में ही, जो वर्षा का बूंद है उसके अंदर ही हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम कह रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब अंदर में ही परावर्तन का घटना हो गया। अब परावर्तन के बाद फिर से आपका क्या होगा, जब प्रकाश किरण इधर निकलेगा तो आपका एक तरह से क्या हो रहा है, प्रिज्म से होकर के ये व्हाइट लाइट गुजरा था, अब यहाँ से ये बाहर निकलेगा ना, प्रिज्म की भांति ये निकला था, ठीक है। ठीक है, जब आपका प्रकाश किरण अब जब बाहर निकलेगा तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, 7 रंगों में वर्ण विक्षेपण की घटना को फिर से पूरा करेगा, करेगा ना, वर्ण विक्षेपण वाला घटना जो होगा। इसी तरीके से इसमें और भी आगे में बूंद होगा और बूंद होगा, तो ये घटना लगातार होता रहेगा और ये बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। इसमें 7 रंग से जैसे ऐसा निकलता रहेगा तो ये हमें क्या होगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा 7 रंग में। तो यहाँ से फिर हमें एक इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है। तो यही क्या हो रहा है, इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष प्रकाश के प्रक्षेपण क्रिया का परिणाम है। यह वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की सूक्ष्म बूंद द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, यहाँ पर अपवर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण मतलब वर्ण विक्षेपण का बात किया जाए कि संयुक्त प्रभाव, मतलब साथ साथ में एक साथ होता है ये सारा कंडीशन, तो उसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण करता है। ये लिखा है, इसको याद रखिए। यह वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। मतलब ये रियल में वास्तव में क्या होता है, एक तरह का स्पेक्ट्रम ही है, 7 रंगों का पट्टी ही दिखाई देता है हम लोगों को। तो ये क्या है, नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, जो आपका साफ आसमान होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पे नीला दिखाई देने का घटना आपका वो जो हम पढ़े थे इससे पहले, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का फैलना, उसी घटना के कारण हम लोगों को आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए देखें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, जैसे ही सूरज का रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कैसे, वहां पर अलग अलग कण होंगे, ठीक है, गैसें होंगी, कुछ आपका धूलकण होगा, ये सब से प्रकाश टकराएगा और फिर क्या होगा, फैलेगा। लाल रंग का प्रकीर्णन, अब प्रकीर्णन में क्या होता है कि रंगों का फैलना होता है। अब लिख रहा है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। इस कारण से अब जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है वो कम फैलता है, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है वो बहुत दूर तक जा सकता है। तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ बोलते हैं, जो कि बहुत दूर से ही हमको ये रंग दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम फैलना किसका होता है, लाल रंग का। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और नीला रंग सबसे ज्यादा क्या होता है, फैल जाता है। ऐसे भी आप लोग वर्ण विक्षेपण में देखे होंगे, विबग्योर ऐसे लिखते हैं ना, VIBGYOR। तो हम देख रहे हैं कि R सबसे ऊपर है, तो ऐसे जाएं तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल का है, फिर उससे कम ऑरेंज का, फिर येलो का, ठीक है, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, फिर वायलेट का। तो आपका ये जो ब्लू क्या है, इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा किसके तुलना में, लाल रंग के तुलना में, ठीक है। तो
इसीलिए आपका बोल रहा है कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, प्रकीर्णन क्या हो रहा है, सबसे अधिक मतलब ज़्यादा फैलेगा। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, मतलब नीला रंग ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो जब प्रकीर्णन का घटना क्या होता है तो नीला रंग का फैलाव ज़्यादा होता है, इस कारण से वहाँ जो आसमान होता है वो हम लोगों को नीला दिखाई देता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है आपको अच्छा लगा होगा। ये लगभग इसमें सारे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन हमने टच किया है। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। मैं उनका भी आंसर या फिर उन क्वेश्चंस को भी लाने का कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज इतना हमने क्वेश्चंस को किया है, हम इतना ही इन क्वेश्चंस को करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार इग्नाइट क्लासेस से जुड़े रहिए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।